आपने अपनी किताब में लिखा है कि एमएलए और एमपी तो सिर्फ पिंजरे के तोते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो ये देख करके वोट नहीं करते कि ये जो कानून बन रहा है ये सही है या गलत है। वो सिर्फ पार्टी की नीति है कि विरोध करो तो विरोध करेंगे, समर्थन करो तो समर्थन करेंगे। जब कोई बिल पेश होता है तो कोई भी एमपी या एमएलए अपनी मर्जी से उसमें वोट नहीं दे सकता। उसे पार्टी की नीति के मुताबिक वोट करना होगा। देखिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहिए। एक तो इसमें यह होना चाहिए कि जनता की भागीदारी शासन प्रशासन में होनी चाहिए। लोकतंत्र तब नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इंट्रोडक्शन के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके माध्यम से मैं हर बार जुड़ता हूं D5 हिंदी चैनल के दर्शकों के साथ। ये इट्स अ प्लेजर ऑलवेज। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुराना जी, आप हैप्पीनेस गुरु होने के साथ साथ एक कॉलमिस्ट और एक लेखक भी हैं, और आपकी अभी हाल ही में एक किताब भी प्रकाशित हुई है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, पुस्तक का नाम है भारतीय लोकतंत्र, समस्याएं और समाधान। और ये उपलब्ध है अमेजॉन पे दो फॉर्मेट्स में। एक तो डिजिटल फॉर्मेट होता है, किंडल फॉर्मेट। जिनके पास एप्पल का किंडल हो वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो बहुत सस्ता होता है। दूसरा पेपरबैक फॉर्मेट है, और ये भारतीय शासन व्यवस्था और गवर्नेंस के बारे में बहुत गहरी जानकारी लिए किताब है। और इस तरह की किताब हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से पहली बार आई है जो शासन व्यवस्था के बारे में इतनी गहराई से जानकारी देती है। और कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो अमेज़न से इसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आपने इसमें बार बार लोकतंत्र की मजबूरी का जिक्र किया है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहिए। मैंने इसको जो कहा है, इसमें दो बातें शामिल हैं। पहली बात तो इसमें ये शामिल है कि हमारे शासन प्रशासन में हम एक बार 5 साल के बाद वोट देते हैं। जनता का उसके बाद कहीं कोई रोल नहीं रह जाता। शासन प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनकी कोई से नहीं है। अपना काम करवाने के लिए वो दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं। और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने के बावजूद भी लाल फीताशाही चलती है। तो एक तो इसमें यह होना चाहिए कि जनता की भागीदारी शासन प्रशासन में होनी चाहिए। लोकतंत्र तब मजबूत होगा। दूसरी चीज जो अभी हमारे देश में सबसे बड़ी अव्यवस्था है, विश्व भर में कहीं भी और उस तरह की अव्यवस्था इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती जैसी हमारे देश में, कि यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी का एक हाई कमांड है। और हाई कमांड सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ लोगों का छोटा सा गुट है जो पार्टी को चलाता है। जबकि अमेरिका में अगर आप देखेंगे, वहां कोई हाई कमांड किसी को टिकट पार्टी की नहीं देता। वहां एक सारे सदस्यों का एक संगठन है जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। हर शहर में उस पार्टी के कैंडिडेट वहां मुकाबला करते हैं आपस में, और जिसको वहां की जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है वो पार्टी का कैंडिडेट हो जाता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पार्टी जिसको टिकट दे दे, वो काबिल हो, नाकाबिल हो, क्रिमिनल हो, ब्लैकमेलर हो, कैसा भी आदमी हो, उसको टिकट मिल गई तो वो पार्टी का उम्मीदवार हो गया। आपको जान करके हैरानी होगी कि दिल्ली में 70 एमएलए हैं। 70 में से लगभग 72% एमएलए क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। और क्रिमिनल रिकॉर्ड जब मैं कह रहा हूं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ये नहीं कि किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवा दी। वो केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक में गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनको, चूंकि फैसला नहीं आया इसलिए संविधान के हिसाब से वो दोषी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट तक वो हारते रहे। ये जो सबसे बड़ी सिचुएशन हमारे साथ खराब है, वो बदलनी चाहिए। क्रिमिनल लोग नहीं आने चाहिए, बाहुबली लोग नहीं आने चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि हम अपने एमएलए से और एमपी से सवाल क्या पूछें। उस चीज के बारे में उसमें जागरूकता की जानकारी दी गई है मेरी पुस्तक में। ये मैं कहना चाहता हूँ। आपने अपनी किताब में लिखा है कि एमएलए और एमपी तो सिर्फ पिंजरे के तोते हैं, तो इसका क्या मतलब है?
वंदना जी, ये बड़ी गहरी बात है जो आम मतदाताओं को सिरे से ही कईयों को पता भी नहीं है। मैं और आप या कोई भी स्वतंत्र नागरिक भारत का जिसको मर्जी अपनी मर्जी से वोट दे सकता है। अगर 10 लोग एमएलए की लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो 10 में से हम किसको वोट देना चाहें ये हमारी मर्जी। अगर हमने रिश्वत नहीं खाई, अगर हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो हम जिसको मर्जी वोट देंगे, कोई हमें दबा नहीं सकता। इसी तरह से एमपी का चुनाव हो, हम जिसको मर्जी वोट दें, ये हमारी मर्जी है। लेकिन जो आदमी एमएलए बन गया या एमपी बन गया, वो अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता। ये हमारे संविधान में प्रोविजन है, क्योंकि किसी भी बिल पर जब बिल पेश होता है विधानसभा में या लोकसभा में, तो पार्टी व्हिप जारी करती है। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि उनको संसद में या विधानसभा में उपस्थित रहना है, नंबर एक। नंबर दो, पार्टी की नीति के मुताबिक वोट करना है। वो ये देख करके वोट नहीं करते कि ये जो कानून बन रहा है ये सही है या गलत है। वो सिर्फ पार्टी की नीति है कि विरोध करो तो विरोध करेंगे, समर्थन करो तो समर्थन करेंगे। तो दो नुकसान हैं। एक तो वो अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वोटिंग से पहले ही पता होता है कि कितने लोग पक्ष में वोट देंगे, कितने लोग विपक्ष में देंगे। फिर वोटिंग का मतलब ही खत्म हो गया। और जब वोटिंग का मतलब खत्म हो गया, जब उसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस खत्म हो गई, तो वोट देने में एमपीज और एमएलए का इंटरेस्ट नहीं रहा। बिल पेश होते हैं तो घेर घेर करके, पकड़ करके उनको सदन के अंदर लाना पड़ता है कि आओ भाई वोटिंग का टाइम हो गया। तीसरी चीज इसमें जो नुकसान है वो ये है कि बिल पर बहस ही नहीं होती, कुछ भी सार्थक, क्योंकि उनको पता है वो अपनी मर्जी से कुछ कह ही नहीं सकते। ना बिल बदलवा सकते हैं कानून को, ना रुकवा सकते हैं, ना संशोधन करवा सकते हैं। तो जो कुछ भी बोलते हैं वो राजनीतिक बातें होती हैं, वोट लेने की बातें होती हैं, वो असल में जनहित की बातें नहीं होती। ये तीसरा नुकसान है। तो इस तरह के बहुत सारे नुकसान इस कारण से हुए हैं कि हमारे यहाँ पर पार्टी की नीति के अनुसार वोट देने की प्रथा है। ये सिर्फ हमारे संविधान में है, विश्व में कहीं और नहीं। इसे बदलना बहुत जरूरी है। आपकी राय में भारत में बनने वाला ज्यादातर कानून जनहित में नहीं होता है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जब कोई बिल पेश होता है तो कोई भी एमपी या एमएलए अपनी मर्जी से उसमें वोट नहीं दे सकता। उसे पार्टी की नीति के मुताबिक वोट करना होता है। एक तो इसमें ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होता है। तो सत्ता पक्ष जो भी बिल पेश करेगा वो बिल पास हो जाएगा, हर हालत में पास हो जाएगा, क्योंकि उनके पास नंबर्स हैं, संख्या बल है। विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, इसलिए विपक्ष ना तो बिल को रुकवा सकता है, ना बदलवा सकता है, ना संशोधन करवा सकता है, ना गिरा सकता है। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि विपक्ष कहीं भी लाइमलाइट में नहीं आता। तो लाइमलाइट में आने के लिए विपक्ष शोर मचाता है, माइक तोड़ता है, कुर्सियां तोड़ता है, वेल में जाकर के स्पीकर के पास नारे लगाता है या वॉकआउट करता है। तो नेगेटिव चीजों से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो जनहित के कानून के लिए कोई चीज कर सके। सत्ता पक्ष में और भी बड़ी मजेदार चीज है। सत्ता पक्ष में भी, मान लीजिए मेरी पार्टी की सरकार है लेकिन मैं मंत्रिमंडल में नहीं हूं, तो मैं भी कोई बिल पेश करूंगा, वो प्राइवेट बिल होगा। और पिछले 50 सालों में एक भी प्राइवेट बिल पास नहीं हुआ है। यानी जो बिल सरकार ला रही है वही पास हो रहा है। तो जब सरकार ही बिल ला रही है और वही पास भी कर रही है, तो संसद की ही रेलेवेंस खत्म हो गई, सारे एमपीज की रेलेवेंस खत्म हो गई। फिर हम इतने सारे एमपीज क्यों रखें? फिर सरकार के जितने चाहिए मिनिस्ट्री में आने के लिए लोग, उतने ही लोग देश में चुने, बाकी लोगों पे खर्चा क्यों करें? जब वो कानून बना नहीं सकते, कानून रुकवा नहीं सकते, उनका कोई रोल ही नहीं है, कोई भूमिका ही नहीं है। आप ये देखिए, एक कॉर्पोरेटर में और एक एमएलए में और एक एमपी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। सब कुछ गड़बड़ है। पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेटर क्या करेगा, एमएलए क्या करेगा, एमपी क्या करेगा। जबकि एमएलए का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका मतलब है कानून बनाने वाली संस्था का सदस्य। एमएलए का काम कानून बनाना है, गलियां ठीक करवाना नहीं है, नालियां ठीक करवाना नहीं, वो कॉर्पोरेटर का काम है। लेकिन हमारे यहाँ एमपी लेड जो एमपी है उसको भी गलियां, नालियां, पार्क ठीक करवाने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल। तो इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है कि हम एमएलए से कॉर्पोरेटर का काम ले रहे हैं, एमपी से कॉर्पोरेटर का काम ले रहे हैं, और जो उनका असली काम है वो जानते ही नहीं। 70 से 75% लोग ऐसे हैं एमएलए और एमपी
जिनको कानून लिखना नहीं आता, कानून पढ़ना नहीं आता, जो बिल आता है उसके बारे में उनको कोई समझ ही नहीं है। ऐसे लोग कानून बनाएंगे क्या जो कानून को पढ़ करके समझ नहीं सकते? तो जो ये जो चीज है, इसी कारण से जनहित के कानून नहीं बनते। सरकार के जो मन में आता है वैसा वो कानून बना लेती है, उसे वो जनहित का कानून कहती रहती है, ढिंढोरे पीटती रहती है, असल में ऐसा होता नहीं। आपकी किताब के कवर पर छपा है कि अगर ये किताब नहीं पढ़ी तो हो सकता है कि आप भारत के लोकतंत्र की असलियत से अनजान रह जाएं। तो आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? वंदना जी, ये आपने सचमुच ऐसा सवाल पूछा जिसका मैं जवाब देना ही चाहता था। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। हाँ, ये सही है कि मैंने अपने किताब के कवर पर ये दावा किया है कि अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो ये बिल्कुल संभव है कि आपको भारत के लोकतंत्र की असलियत के बारे में कुछ भी पता ना चले। समस्या ये है कि जब मैंने अभी बतलाया कि विपक्ष किसी भी बिल में संशोधन नहीं करवा सकता, इवन सत्ता पक्ष के लोग भी किसी बिल में संशोधन नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते। उनका रोल मेजें थपथपाने का है और विपक्ष का रोल शोर मचाने का है। तो सिर्फ सरकार के जो मंत्री हैं वो बिल पेश करते हैं, और ये भी आपको पता है कि अगर प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो तो प्रधानमंत्री की मर्जी के बिना कोई बिल पेश नहीं हो सकता। एक तो ये चीज है। तो एक अकेला व्यक्ति सारे देश को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। मैं इसके 2-3 उदाहरण देता हूं। जब देश में आपातकाल लगा तो उस वक्त की प्रधानमंत्री ने ना संसद से पूछा, ना मंत्रिमंडल से पूछा, उन्होंने आपातकाल लगाने का जारी कर दिया आदेश, और राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और देश में आपातकाल लग गया। विपक्ष के नेता 19 महीने जेल में रहे और देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया, मीडिया पर सेंसरशिप लग गई, मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए उस वक्त, और संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन कर दिए गए कि अगर आपको उनकी जानकारी पता लगे तो रोएं कांप जाएं आप। वो एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया, और उस वक्त के उनके अपने उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल थे जो उसके खिलाफ थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री को रोक नहीं पाए। इसी तरह से हम देखते हैं 2016 में नोटबंदी हो गई, जहां पूरे मंत्रिमंडल में किसी को नहीं पता था, संसद में किसी को नहीं पता था, जनता में किसी को नहीं पता था, एक दिन अचानक हो गया। तो एक अकेले व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति देना कि वो तानाशाह बन सके, ये हमारे संविधान में बहुत बड़ा गड़बड़ है। इस गड़बड़ को दूर करना जरूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, वरना अभी तंत्र है, लोक कहाँ है? लोकतंत्र में लोक नहीं है, तंत्र है। सारा का सारा लाल फीताशाही है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात मैं बतलाना चाहूंगा वो ये है कि देश के एक व्यक्ति के हाथ में ये पावर है कि वो चाहे तो वो कुछ भी कानून बनवा दे। वो चाहे तो वो ये कानून बनवा दे कि चुनाव आयोग की जरूरत नहीं, वो चाहे तो ये कानून बनवा दे कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की जरूरत नहीं, वो चाहे तो ये कानून बनवा दे कि आज के बाद संविधान की जरूरत नहीं। ये उसको संविधान से ही मिली हुई पावर है, जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं। और अगर उसका कोई व्यक्ति मिसयूज करना चाहे जो सत्ता में है, तो मिसयूज पॉसिबल है। मिसयूज करे ना करे, जनता के डर से करे ना करे, शर्म से करे ना करे, वो अलग बात है, लेकिन मिसयूज पॉसिबल है। इतने बड़े प्लग को, इतने बड़े गैप को प्लग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। जब मर्जी वो आदमी तानाशाह बन सकता है, हमें उसको रोकना है। और यही मैं बार बार कहता हूं, हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम अपने एमपी से और एमएलए से सवाल क्या पूछें। अगर वो एमएलए बन रहे हैं तो एमएलए बनने के बाद कानून क्या बनाएंगे, न कि गलियां ठीक करवाएंगे। एमपी बन रहे हैं तो राज्य के लिए कानून क्या बनवाएंगे, न कि गलियां ठीक करवाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता। तो मैं तो जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और पिछले 5 साल से इस अभियान में लगा हूँ। अलग अलग अखबारों में पिछले 5 साल से मैं लेख लिख रहा हूँ, वेबसाइट्स पे लेख लिख रहा हूँ, और कई अखबारों में मेरे लेख जो कॉलम के रूप में छपते हैं, उनमें मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है, और वही अब इस पुस्तक के माध्यम से उठाने की कोशिश की है, ताकि जनता जागरूक हो। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कोई पार्टी सत्ता में आए, कोई पार्टी विपक्ष में आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, और एक नागरिक के नाते मैं ये चाहता हूँ कि बाकी नागरिक भी जागरूक हो, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, ताकि भारत मजबूत हो, ताकि यहाँ का शासन व्यवस्था अच्छी हो, तो हम सचमुच विश्व गुरु बन सकें। यही एक उद्देश्य। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया वंदना जी, और आपके माध्यम से मुझे खुशी है कि मैं एक बार फिर D5 हिंदी के चैनल के दर्शकों से जुड़ सका। बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।